Check. Okay. So, very good afternoon to all my dear friends. All my virtual students also, very good afternoon to you all. Please communicate the message to your friends that I am now live. We'll just wait for a minute and then we'll start the class. I'm good, thank you so much. How are you all? Good afternoon, everyone. Good afternoon. Adarsh, why are you crying? Let's wait for a minute and then we'll start the class. Till that time, I'll just remove the PPTs and everything. Thank you, Rajiv. Okay. If you all belong to Pune, you can come in the class. मैं क्लास से ही पढ़ा रही हूँ अभी. कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम फेस टू फेस शुरू हो गया है क्या? नहीं, फेस टू फेस शुरू नहीं हुआ है, बट इफ यू विश टू यू कैन कम डाउन टू द क्लास. हर्षद सर का आज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था क्या? एंड दैट इज वाई क्लास डिडंट हैपन. मैं ब्लर हो रही हूँ क्या? बच्चे बोल रहे. चेक कर दो. नो, आई डोंट थिंक सो. आई एम ब्लर. ठीक लग रहा है ना? ब्लर नहीं है. आपके साइड का इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है. मेरे यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन. हाँ, ब्लर आ रहा है क्या? हो रहा है क्या? यहाँ पे मेरे को ठीक लग रहा है बट ठीक है ना अभी? ओके, चलो लेट्स बिगिन देन. ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. कल हमने कंपनीज एक्ट 2013 की कुछ छोटी छोटी चीजें देखी थी, जैसे कि what are the features of a company form of organization. So I want every one of you all to be involved in the revision process and answer along with me. Okay, बताओ मुझे कंपनी कैसी होनी चाहिए? क्लैप्स के लोग तालियां बजाए. क्लैप्स. C is for कॉमन सील. आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. तो अगर कंपनी के पास सील है तो क्या बात है, अगर ना भी है तो भी क्या चलेगा? यस. L is for what? लिमिटेड लाइबिलिटी. L किस चीज के लिए बताइए तो? लिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर, आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. बट व्हाटएवर इट इज गोइंग टू बी लिमिटेड. कुछ होगी अमाउंट से, मतलब गारंटी कंपनी. कुछ होगी द डिफरेंशियल अमाउंट बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द पेड अप अमाउंट.
ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैटेगरी ऑफ कंपनी यू आर, आपके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. अमाउंट में डिफर फ्रॉम केस टू केस, बट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. ए इज फॉर व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सन. आज के जमाने में कंपनी आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? सो बेसिकली क्या कंपनी एग्जिस्ट करती है? कानून के आंखों से देखो, आपको ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी. इट इज नॉट फिक्टिशियस, इट इज artificial. Artificial because it does not have a natural birth and it is created by a process, by law. साथ साथ में P is for what? Perpetual succession. Perpetual succession means continuous existence. मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. एंड द लास्ट पॉइंट विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज टॉकिंग अबाउट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. और इसी चीज को समझाने के लिए कल हमने एक बहुत फेमस केस लॉ भी किया था. क्या आप लोगों को केस लॉ का नाम याद है? बताइए. सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. वापस से बताइए तो केस लॉ का नाम. सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. देखो एग्जामिनेशन में आप सिर्फ क्या करोगे, इस केस लॉ का नाम लिखते हो इन द रेफरेंस. केस में क्या हुआ था वो सारे डिटेल्स आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट यू ओनली हैव टू रिमेंबर इज द नेम ऑफ द केस लॉ. इसलिए मैं बार बार आपको पूछ रही हूं, और एक बार आखिरी बार मेरे लिए बताइए, क्या है ये केस लॉ का नाम? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. तो लास्ट टाइम पांचों भी फीचर्स एक साथ आप लोग मुझे बताइए. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी? कम ऑन टेल मी. क्लैप. सी इज फॉर, L is for, A is for, P is for, S is for separate legal entity. Okay, very good. अब देखो कल मेरा रीड करना बच गया था because we did not have sufficient time. In fact कल मैंने काफी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लिया था. And thank you all for your patient listening. So I was not able to read the content that I had taught you all yesterday. इसलिए पहले कल जो कुछ भी मैंने सिखाया उसे रीड करूंगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो राइट नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 173. जो लोगों के पास बुक्स नहीं है, व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू ऑल कैन रिफर द स्क्रीन. ओके, यू ऑल कैन रिफर द स्क्रीन. Otherwise, what you all can do is you all also have your institutes module. ICAI की जो मॉड्यूल है उसी से मैंने क्या किया है, अपनी बुक्स को बनाया है. सो इट्स द सेम. यू ऑल कैन ऑल्सो रिफर द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल इफ यू फील के सॉफ्ट कॉफी से मजा नहीं आ रहा है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो यू ऑल कैन यूज द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल. ओके, आ जाइए. फर्स्ट फीचर, ओके, फर्स्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी. तो देखो ये पॉइंट यहां पे वही कहता है दैट every company has a separate status. Separate status from whom? Separate status from its members and from its directors. तो देखो its existence, its मतलब किसका? कंपनी का existence is distinct and separate from that of its members. कंपनी अब खुद के नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है. कंपनी अपने खुद के नाम पे किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है. कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है इन द नेम ऑफ द कंपनी. सो बेसिकली नाउ आप देखो ना, कानून के हिसाब से नाउ कंपनी इज अ पर्सन. हाँ, सिर्फ ये एक डिफरेंस है, हम लोग नेचुरल पर्सन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. तो जैसे आप और मैं अपने लिए एसेट्स खरीद सकते हैं, लायबिलिटीज इनकर कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, कोई हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, वैसे सेम टू सेम सारी चीजें हो रही है इवन अगेंस्ट अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो वहीं पे आगे देखो लिखा हुआ है, दस अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, मतलब इट कैन हैव एसेट्स, और इट में हैव अ बैंक अकाउंट, इट में रेज लोन्स, मतलब इट कैन बेसिकली इनकर लायबिलिटीज.
okay, or incur other liabilities and enter into contracts in its own name, अपने खुद के नाम पे ये सारी चीजें कंपनी कर सकती है. It is at law a person, and this person is different altogether from the subscribers to the memorandum of association. Its personality is distinct मतलब it is different and separate from the personality of those who compose it. तो कल मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया था. क्या हम ये कह सकते हैं सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल मतलब फ्लिपकार्ट? नहीं. दे आर द प्रमोटर्स, may become the shareholders, may become the directors, may not become the shareholders, may not become the directors. वो उनकी मर्जी, उनकी इच्छा, वो बने तो बने, नहीं तो नहीं बने. But whatever it is, a company is different from promoters. Company is different from directors, and company is different from its members. Okay? ये देखो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए. अ कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. ओके, so basically every company has a separate status from its members, directors and promoters. Second point, perpetual succession. ओके, मेंबर्स में डाई और चेंज. मैंने कहा ना आपको मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट. पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटी की डेथ हो गई, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस भी बंद हो जाएगा? दो ही पार्टनर्स है, एक पर्सन की डेथ हो गई, तब ऐसे केस में क्या पार्टनरशिप भी डिसॉल्व करना पड़ेगा? बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फीचर दैट अ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. दैट इज व्हाई मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी स्टेटस विल रिमेन एज इट इज. The shares of the company may change hands infinitely, but that does not affect the existence of the company. Since a company is an artificial person created by law, only law can bring an end to its life. चलो एक theoretical example मैं आपको देती हूँ. Try to give me the answer to this particular example that I am telling you, okay? एक question मैं आपको पूछती हूँ. Say for example ऐसा हुआ है that there are 5 members of a company. 5 है, प्राइवेट कंपनी है. प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग लगते हैं? 2. यहां पे कितने लोग हैं? 5 है. चलेगा क्या? हाँ चलेगा. 5 मेंबर्स है एंड दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी. दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल 5 आर ऑल्सो द डायरेक्टर्स. ठीक है, अब देखो क्या हुआ. वन डे ऐसे ही मौसम में, बारिश के मौसम में, ऑल 5 मेंबर्स दे वेंट फ्रॉम पुणे टू महाबलेश्वर फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. ओके, अनफॉर्चुनेटली घाट के सेक्शन में द कार मेट विथ एन एक्सीडेंट और 5 की भी डेथ हो गई, शांत हो गए. 5 भी मेंबर्स की डेथ हो गई. ऑल द 5 मेंबर्स पास्ड अवे, दे डाइड. अब आप मुझे बताओ, 5 भी मेंबर्स की डेथ हो गई, क्या कंपनी भी डिसॉल्व करनी पड़ेगी? कंपनी डिसॉल्व नहीं करनी पड़ेगी. सारे के सारे 5 मेंबर्स की डेथ हो गई, फिर भी कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग. तो क्या होगा फिर ऐसे केस में? हाँ, तो कौन दूसरा आएगा? तो देखो, जैसे कि यस, वेरी गुड. जैसे कि से फॉर एग्जांपल पापा की डेथ हो गई, से पापा थे मिस्टर एक्स, तो अब पापा का जो बेटा है लीगल हेयर, या कभी कभार शेयर्स पे नॉमिनेशन किया जाता है. ओके, सो अब ऐसे केस में अगर नॉमिनेशन किया है तो नॉमिनी के शेयर्स हो जाएंगे. अगर नॉमिनेशन नहीं किया है तो उनके जो सक्सेसर्स हो गए, उनके ऑटोमेटिकली शेयर्स उनके नाम पे हो जाता है. सो अब जहां पापा पहले मेंबर थे, अब ऑटोमेटिकली बेटा इस कंपनी का मेंबर हो जाएगा. सो दिस विल नेवर हैपन दैट द कंपनी इज विदाउट मेंबर्स. एक मेंबर की डेथ हो गई, उसकी जगह कोई और ले लेगा, उसकी जगह कोई और ले लेगा. सो बेसिकली कंपनी इज डिफरेंट एंड इट्स मेंबर्स are different. And the moment the father died, automatically by operation of law, the shares get transmitted
in the name of the nominee. If nominee is not, matlab nomination is not done in the name of the legal heir. So this will never happen that the company is without any members. So thus nothing is going to happen to the company. It has its own perpetual succession. Next, limited liability. So now देखो, the liability of the members, the liability of the members, the liability of the members is limited to the extent of the nominal value of the shares held by them. Nominal value मतलब face value. Nominal value मतलब क्या? Face value. कल का एग्जाम्पल आपको ये वाला याद है या नहीं? ये वाला एग्जाम्पल, यही जो फेस वैल्यू है ₹10, कभी कभार उसको कहते हैं एज द नॉमिनल वैल्यू. अगर आपकी गारंटी कंपनी है, आज ही हम लोग सीखने वाले हैं गारंटी कंपनी. आई टोल्ड यू ना, डिफरेंट कैटेगरी के कंपनी के हिसाब से मेंबर्स की लायबिलिटी कुछ अमाउंट तक लिमिटेड होती है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड. गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू एन अमाउंट दैट दे हैव गारंटीड, जो मेमोरेंडम में लिखा होता है. आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. और एक कैटेगरी होती है अनलिमिटेड कंपनी की, जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. बट वैसे तो यहां पे लिखा है मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट इट इज नॉट एक्चुअली अनलिमिटेड. इट इज लिमिटेड इन अ सर्टेन एक्सटेंट. विच एक्सटेंट आई विल टेल यू. तो अगर कुछ डाउट आ भी रहा है, keep your doubt towards yourself, because this we are going to do in detail in today's session itself. सिर्फ इतना समझ लो कि members की liability कैसी होती है? Limited होती है. Okay? Next, artificial legal person. So you all know a company is an artificial person as it is created by a process, and this is not a natural birth. It is a legal person created by law. It can sue in its own name and it can be sued in its own name. और एक लास्ट पॉइंट है जो बात करता है कॉमन सील के बारे में. सो द कॉमन सील इज नथिंग बट इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. आज के जमाने में द कॉमन सील इज ऑप्शनल. इट इज मेड optional. So you may or may not have a common seal. If you have a common seal, you will affix the common seal. If you do not have a common seal, it will be authenticated by 2 directors. Hi Anna? Yes. So these were the things that I had taught to you all yesterday, the features of a company. आज से हम शुरू करने वाले हैं. ये कॉर्पोरेट व्हील मैं एकदम एंड में पढ़ाने वाली हूँ. आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं with the actual act that is starting with section number 1 and it is talking about applicability of the act. आ जाइए. So I'm actually starting with the first section of this act. So basically first 2 sessions तो सिर्फ introduction types ही थे. आज से हम लोग actually एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. हाँ, और आज आप लोगों का एक होमवर्क भी है. आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो फीचर्स है ऑफ अ कंपनी, कल मैं नहीं दे पाई थी बिकॉज आई डिड नॉट रीड द कंटेंट. टुडे यू ऑल हैव अ होमवर्क एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क? यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर्स ऑफ अ कंपनी. तो से फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आपको 4 मार्क का एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी? तो ये 4 मार्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 भी पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा. शायद से यहां पे 5th पॉइंट मिसिंग है क्या? कॉमन सील. ये 5 भी पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इफ इट इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन यू ऑल्सो हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन. 2-2, 3-3 सेंटेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द एक्सप्लेनेशन, तो ही आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर टुडे. यू आर सपोज टू राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अ कंपनी. यू शुड बी कवरिंग ऑल द 5 पॉइंट्स, मतलब क्लैप्स अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन. So you have to read it, you have to learn it, and without looking into your books, you have to write it.
Okay, what you can do is you can send me your answer on my Insta ID. Insta पे I am in the name of Ankita Mehta 2008, or you can also search me in the name of CA Ankita. Insta पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो. I will check your answers, okay? But when you are writing this answer, you have to make it sure you are learning it and then writing it. You do not have to do copy paste work. तो आप read करोगे, जैसे कि separate legal status में इतने सारे points दिए हुए हैं. Not every point is important. अब आपको इतना खुद का दिमाग लगाना है कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगर मेरे को 3 ही सेंटेंसेस लिखने हैं तो ये 6 सेंटेंसेस में से कौन से 3 सेंटेंसेस मुझे लिखने होंगे और लर्न करने होंगे. फिर वो लर्न करोगे और फिर आप उसको बिगर देखे बुक में लिखने की कोशिश करोगे. ठीक है, ओके, आ जाइए. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. हर एक एक्ट का सबसे पहला सेक्शन जो होता है, सेक्शन नंबर 1, ऑलवेज टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या? ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और ये कब कब अप्लाई करेगा. एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो कानून है, कौन सा वाला कानून? कंपनीज एक्ट 2013. ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कब कब अप्लाई करेगा. तो अगर मैं ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी देखती हूं, ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी, एवरी एक्ट इन टुडेज डे, every central act in today's date is applicable to the whole of India. आप लोग जानते हो अब भारत संविधान का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हट चुका है. नाउ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव अ स्पेशल स्टेटस. तो जैसे राजस्थान है, केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वैसे ही हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी है. No special status to Jammu and Kashmir. Every central act is now applicable to the whole of India. ये जो है whole of India, it is the geographical applicability of the act. But अब India में किन किन लोगों को ये act applicable है? अगर suppose say for example आपकी partnership firm है, क्या आपको Companies Act follow करना होगा? अगर आपकी एलएलपी है क्या आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा? नहीं, आपका बिजनेस इंडिया में ही है, अग्रीड, इट इज इन इंडिया, बट क्या आप कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे? नो. इवन इफ योर बिजनेस इज इन इंडिया, इंडिया में किन किन लोगों को कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है? ओके, सो नाउ इन इंडिया कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मीन्स विच एक्ट? Companies Act 2013. Whether you are incorporated under this act or under any previous company law, now this act is going to be applicable to you. कल मैंने previous company law के लिए एक example दिया था. क्या आप बता सकते हो कौन सा example दिया था? Very good. Reliance Power Limited. Reliance Power Limited was incorporated in the year 2008. It was incorporated under the Companies Act 1956, which was a previous company law. It was incorporated under Companies Act 1956. But उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है. क्या इस कंपनी को भी ये वाला Companies Act applicable होने वाला है? Yes. So whether you are a company incorporated under this act or under any previous Companies Act will not make a difference. आपको Companies Act 2013 applicable रहेगा. कंपनीज को तो Companies Act applicable है ही, but apart from that, अब एक्ट ये भी कहती है Companies Act is also going to be applicable to insurance companies. It is going to be applicable to banking companies. Banking companies. क्या आपने एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में सुना है? एक्सिस बैंक लिमिटेड, इट इज अ बैंक, बट नाउ इट इज ऑल्सो अ कंपनी. सो बेसिकली इट इज अ कंपनी विच इज डूइंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. समझ में आ रही है क्या बात? तो अब क्योंकि वो बैंक है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो फॉलो करेगी, बट बिकॉज इट इज डूइंग द बिजनेस ऑफ अ बैंक एज अ कंपनी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द कंपनीज एक्ट. वैसे ही मैक्स इंश्योरेंस लिमिटेड, सुना है आपने? मैक्स इंश्योरेंस
limited, it's a public limited company, it is going to follow the Insurance Act. But because it is doing insurance business as a company, it is also going to follow the Companies Act 2013. साथ साथ में even those companies which are into the generation or the supply of electricity, because they are into the generation and supply of electricity, ये सब कुछ highlight हो जाता है. Obviously, they are going to follow the Electricity Act 2003, but because they are doing the business in the form of a company, they are also going to follow the Companies Act 2013. But देखो, let me tell you one thing. There is a small catch in this. कभी कभार ऐसा हो जाता है. Say for example, Axis Bank Limited. It is a company, and plus it is doing banking operations, because of which it has to follow the Banking Regulation Act. कभी कभार ऐसा हो जाता है दोनों एक्ट में कुछ इनकंसिस्टेंट चीजें हैं. इनकंसिस्टेंट मतलब समथिंग दैट इज नॉट मैचिंग विथ ईच अदर, समथिंग दैट इज नॉट मैचिंग विथ ईच अदर. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. से इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, कंपनीज एक्ट कहती है every year you should be having 4 board meetings. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है ना, उनको कहते हैं बोर्ड मीटिंग्स. से जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, कंपनीज एक्ट कहती है हर साल मतलब 12 महीने में आपको कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करनी ही चाहिए. कम से कम 4. आप 10 करो क्या बात है, बट कम से कम 4. हो सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ना, वो कह रही है हर 12 महीने में आपको कम से कम 6 बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करनी होगी. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर माइंड. तो अब देखो, कंपनीज एक्ट कह रही है 4 बोर्ड मीटिंग, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह रही है 6 बोर्ड मीटिंग. अब प्रॉब्लम तो हो गया एक्सिस बैंक लिमिटेड को, क्योंकि वो बैंकिंग बिजनेस कर रही है एंड इट इज डूइंग इट एज अ कंपनी. तो ये एक्ट फॉलो करे या वो एक्ट फॉलो करे? तो क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, दोनों चीजें सेम नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब दे आर क्लैशिंग ईच अदर, सेम ग्राउंड पे नहीं है. तो अब ऐसे केस में जहां तक कुछ चीजें क्लैश नहीं होती है, आप कंपनीज एक्ट की भी सारी चीजें फॉलो करोगे, प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की भी फॉलो करोगे. जो चीजें कहीं पे भी क्लैश हो रही है, जैसे इस एग्जाम्पल में, यू विल फॉलो द प्रोविजंस दैट आर मोर स्ट्रिक्टर. आप मुझे बताइए यहां पे कौन सी प्रोविजन ज्यादा स्ट्रिक्टर है, कंपनीज एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? मतलब एक्सिस बैंक लिमिटेड को मुझे बताओ, अगर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है तो वो कितनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी साल भर में, 6 या 4? Automatically, by conducting 6 board meetings, it will automatically comply with the provisions of the Companies Act. Getting this or no? तो अगर inconsistency आई है, okay, you will follow the act which is more stricter. And let me tell you, 99% cases में जो आपकी वो स्पेशली बनाई गई एक्ट है ना, वो ज्यादा स्ट्रिक्टर होती है एज कंपेयर टू द कंपनीज एक्ट. क्योंकि देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्पेशली बनाई गई है कीपिंग इन माइंड येस द बैंक्स, और बैंकर्स क्या करते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं और लोगों को पैसा देते हैं. और जहां पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व्ड है, क्या गवर्नमेंट कोई भी रिस्क उठाने की कोशिश करेगा? नहीं. सो ऑब्वियसली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रिक्टर. इसलिए अगर से आपका सेविंग अकाउंट भी होगा ना बैंक में, हर एक रुपया क्या पैसे का भी हिसाब बैंक रखती है. तो अगर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 50 रुपए 60 पैसे. ऐसा भी नहीं होगा वो 60 पैसे उड़ाए जाएंगे. इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है ऑन बैंकिंग कंपनीज. सो यूजुअली इट इज गोइंग टू बी दैट स्पेशल एक्ट विच इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रिक्टर. 99% केसेस में 1% हो सकता है कि कंपनीज एक्ट ज्यादा स्ट्रिक्टर है, तो फिर आप कंपनीज एक्ट फॉलो करो, ऑटोमेटिकली वो दूसरी एक्ट तो फॉलो हो ही जाएगी. वैसे ही इंश्योरेंस के लिए भी और वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए भी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट बिलीव, बच्चों को ऐसा लगता है, इवन माई इंटर स्टूडेंट्स, सम इंटर स्टूडेंट्स डोंट नो दैट कंपनीज एक्ट
इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू कंपनीज. लोगों को लगता है कंपनीज एक्ट है मतलब सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल है. रिमूव दिस पर्टिकुलर मिथ फ्रॉम योर माइंड. टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक इट फ्रॉम योर हेड. कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली इज एप्लीकेबल टू कंपनीज, बट अलोंग विथ कंपनीज अब देखिए इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू, आप अगर आगे देखते हो, सच बॉडी कॉर्पोरेट्स, सब कुछ हाईलाइट हो जाता है. It is going to be applicable even to such body corporates which are notified by the central government, and also to other companies which are governed by special acts. एक एक करके ये दोनों को हम देखते हैं. पहले तो ये वाली बात कंपनीज के बारे में ही बताई गई है. कंपनीज एक्ट is also going to be applicable to companies which are governed by special acts. Okay, what are companies which are governed by special acts? देखो बहुत बार ऐसा होता है, entities are incorporated under special acts passed for them under the parliament. I will give you a very simple example. जैसे कि बहुत सारी बैंक्स है, आपने देखा होगा आपके आजू बाजू, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बट सभी बैंक्स की बाप इज आर एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. एसबीआई बनाने के लिए पहले हमने एसबीआई एक्ट 1955 पार्लियामेंट में पास करवाया, और ये एक्ट पार्लियामेंट में पास होने के बाद, वंस दिस एक्ट वाज पास्ड अंडर द पार्लियामेंट, आफ्टर दैट अंडर दिस एक्ट वी मेड द एसबीआई बैंक. सो व्हाट इज एसबीआई? एसबीआई इज अ कंपनी incorporated under a special act. It was not incorporated under the Banking Regulation Act. It was incorporated under an act which was specially passed for it under the parliament. I will give you one more example. Usually insurance companies are incorporated under the Insurance Act. Okay, but now you have heard, everyone, I think literally everyone has heard about LIC, Life Insurance Corporation. It is an insurance company. But LIC was not incorporated under the Insurance Act. LIC बनने के लिए पहले हमने पार्लियामेंट में LIC एक्ट 1956 बनाया. पहले हमने क्या किया? LIC एक्ट 1956 बनवाया. And then once this LIC act was made, after this we incorporated LIC under the LIC Act 1956. So basically now we are saying Companies Act is also applicable to SBI. Companies Act is also applicable to LIC. Because these are those category of companies which are incorporated by special acts. कंपनीज तो छोड़ो, आखिरी पॉइंट कहता है कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बॉडी कॉर्पोरेट्स. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू व्हाट? कम ऑन टेल मी. बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये पावर इस्तेमाल किया है और दो बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई भी किया है. एक है द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, and the next one is National Highway Authority of India. लिख लो, पूरा फुल फॉर्म लिख लो आप. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको कहते हैं FCI. उसको क्या कहते हैं? FCI. और दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
National Highway Authority of India. ये देखो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. हमने देखा ना, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेशन. ओके, created and run by the government of India. It comes under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and the Government of India, formed by the enactment of Food Corporation Act 1964 by the Parliament of India. Okay, so basically it is not even a company, but still to the FCI, the Companies Act is applicable. ओके और वैसे ही हमारा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 50,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज. ओके, आउट ऑफ 1,32,499 kilometers in India. Basically, it is a agency of the Ministry of Road Transport and Highways. Okay, and even this is not a company. Okay, but now still National Highway Authority of India को क्या Companies Act applicable है? Yes. Okay, so not only to companies but even to those corporations which the government will notify, the Companies Act will be applicable to them. ठीक है, तो कंपनीज को तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है ही, आंख बंद करके बोल दो. बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से नोटिफाइड है, देन अलोंग विथ companies, even those category of organizations will have to follow the Companies Act 2013. गवर्नमेंट ने अपने ये पावर का इस्तेमाल कर लिया है. गवर्नमेंट के पास ये जो पावर था ना, such body corporates which are incorporated by any act. तो अगर आप देखोगे, FCI is incorporated under the Food Corporation Act 1964. हाँ या ना? And as the central government may by notification specify in this behalf. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ये पावर का इस्तेमाल कर लिया है और दो बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई किया है जिनको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होएगी. कौन से कैटेगरी है ये दो? FCI एंड NHAI. इन दोनों भी बॉडी कॉर्पोरेट्स को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस, चलो. सो दिस वाज अबाउट the applicability of the act. Okay, so section 1 is a very easy section which is talking about the applicability of the act. It is applicable to every company incorporated under this act or under any previous companies act. साथ साथ में it is applicable to insurance companies, banking companies and companies which are into the generation of electricity. It is also applicable to companies which are formed under special acts, and it is also applicable to body corporates as notified by the central government. Government ने अपने पावर का इस्तेमाल किया है और दो बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई किया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, यस. So what is a company? देखो, a company means a company which is incorporated under this act or under any previous company law. है ना? बट इससे हमें ये नहीं समझ में आता है कि कंपनी क्या होती है, इसलिए कल हमने क्या देखे थे? कंपनी के फीचर्स. तो अब हमें पता है ऐसी कोई भी एंटिटी जिसका होता है, हो सकता है कॉमन सील, जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी है लिमिटेड, जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन, जिसका होता है परपेचुअल सक्सेशन, और जो होती है सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, ऐसी एंटिटी को हम कहेंगे एज अ कंपनी. अब यही जो कंपनी है, इस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के है बहुत सारे टाइप्स, और इन्हीं टाइप्स को अब हम लोग देखना शुरू करने वाले हैं. सो let us begin with the next provision. Okay, I will not use the green marker pen because कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मार्कर पेन ग्रीन यूज करने से हमें दिखाई नहीं दे रहा है. फाइन, आई विल नॉट यूज इट.
Currently, I want every one of you all to come to page number 177. Classes of companies under the Act. In fact, 178 पे you can see that there is a big chart. है ना? और इसी के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है? Yes, बेटा, फाइनली मैंने देख लिया आपके मैसेजेस. I am not going to use my green marker pen. Don't worry. I got your message. Types of companies. एक ही मिनट. हाँ, TYPS. एक चार्ट था जहाँ पे मैंने सारे कंपनीज के टाइप को लिखा हुआ था. आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट चार्ट. टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ओके, काजल, क्या हुआ आपको बेटा? काजल का क्या मैसेज है? बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग मैं बाद में समझाऊंगी, बाद में आपको डेफिनेशंस में है, सो यू हैव टू वेट फॉर इट. चलो, types of companies. What are we going to do now is we are going to look into the different categories of companies according to different classifications. आज हम लोग पहला क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं and we are going to look into the classification of companies on the basis of liability. है क्या चार्ट बुक में? है ना? क्या पेज नंबर पे है चार्ट बुक के? वही मुझे याद ही नहीं आ रहा था वो किधर है. 40. ये चार्ट आपके चार्ट बुक में भी है, बट मैं चाहूंगी आप लोग सब क्या करो, आपके नोटबुक में इस चार्ट को बनाओ, बिकॉज जितनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी उतना ज्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज यू ऑल नो आवर पेपर ऑफ लॉ इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर, इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर. आप लोग क्या करने वाले हो? आई एम अज्यूमिंग दैट एवरी वन ऑफ यू ऑल हैव योर ओन सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. तो आप लोग क्या करने वाले हो? आपके नोटबुक में आने वाले हो. तो से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर नोटबुक. ओके, what are you going to do is you all are going to come to a fresh new page, fresh new double sheet of paper. तो say for example यहां तक अगर आपने कुछ लिखा है, मैं थोड़ी सी इस साइड आ जाती हूं, यहां तक अगर आपने लिखा है, you have to leave this page. ओके, कुछ पैसों के लिए अपने हजारों मत गवाओ. और आपको क्या करना है? ये फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर पे आपको आना है. ओके, आई वॉन्ट अ डबल शीट ऑफ पेपर एंड आई वॉन्ट ऑल टू राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज. हेडिंग बीच में आपको देना है टाइप्स ऑफ कंपनीज. I am not going to zoom the chart because this chart is there in your chart book, and along with that I am going to make you all draw this chart. So इसीलिए zoom करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके शॉर्टकट करोगे, ये मैं नहीं चाहती हूं. इज्जत में लिखो, जो नहीं लिखेगा उसको 2 अटेम्प्ट लगेंगे. ओके बेटा, दिस चार्ट इज ऑन, क्या पेज नंबर बताया आपने? 48 ऑफ माई चार्ट बुक. ओके, चार्ट नंबर 5.3. But please do not take the screenshots. Write it down. What you are supposed to write? Song नहीं प्ले करना है बेटा, सुनो आप मेरी बात. क्या लिखना है? कुछ नहीं, पूरा चार्ट आज नहीं कंप्लीट करना है, इसको 4 दिन लगने वाले हैं.
डिटेल में पढ़ने के लिए. दिस इज हाफ ऑफ कंपनीज एक्ट. सुनो मेरी बात, आप सिर्फ हेडिंग देने वाले हो टाइप्स ऑफ कंपनीज, बस उतना ही, और कुछ नहीं लिखना है. अभी तो मेरे को शुरुआत करनी है, फिर आप लिखने वाले हो ना. यू ऑल नो फर्स्ट द कॉन्सेप्ट एंड देन द राइटिंग पार्ट. सो देखो उस चार्ट में आपको नजर आ रहा होगा अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, देखो नजर आ रहा है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. OPC is a kind of a private company only. Okay. On the basis of control, companies are divided into holding company, subsidiary company, and associate company. And then there are certain other random categories: government company, foreign company, not-for-profit organization, dormant company, and निधि companies. आज हम लोग करने वाला है पहला क्लासिफिकेशन, and that is कंपनीज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. मुझे वापस से आप लोग बताओ, कल हमने किया था, आज हमने रिवाइज भी किया है. लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? वेरी गुड, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. Yes बेटा, you can learn it from the ICI material, but let me tell you one thing, जो books मैंने बनाई है, it is according to the institute's module only. So even if you are referring my book, it is completely okay. आपको दूसरे reference material को refer करने की जरूरत नहीं है. Not even the study material of the institute, because everything that I have made, ये जो books है, basically ये बुक्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल ओनली. सिर्फ मैंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, क्वेश्चंस को एक साथ चैप्टर वाइज कंबाइन किया है, एंड दिस चार्ट बुक आई हैव मेड ऑन माय ओन, है ना. सो यू नीड नॉट रिफर एनी अदर मटेरियल अपार्ट फ्रॉम माय बुक्स, है ना. तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. Limited by shares, limited by guarantee, and an unlimited company. Those students who did not get the books yet, you can refer the institute's material. Institute का material भी नहीं है तो icai.org पे जा सकते हो और वहां के soft material को आप refer कर सकते हो, है ना. चलो, सो देखो, मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, बट अब इनकी जो लायबिलिटी होती है ये कितने हद तक लिमिटेड होती है? दिस इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कंपनी यू आर. पहली कैटेगरी अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. ये जो कंपनी होती है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इन मेंबर्स की लाइबिलिटी, देखो मैं बार बार अभी नहीं कहने वाली मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है. नाउ इट इज फिक्स्ड इन योर माइंड दैट इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. तो अब मैं सिर्फ कहने वाली हूं यहां पे लाइबिलिटी इज लिमिटेड. लाइबिलिटी मतलब किसकी? मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. यहां पे मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है is limited up to the extent of unpaid share capital. जो भी आपके शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है उतने ही हद तक आपकी लायबिलिटी अराइज होती है. एंड इफ योर शेयर्स आर फुली पेड अप शेयर्स, देन योर लायबिलिटी हैज एक्सटिंग्विश्ड. उसके बाद 1 रुपया भी आपके कंपनी आपसे नहीं मांग सकती है. So basically, the maximum amount up to which you will have to pay is the unpaid amount on your shares. इसके ऊपर मैंने कल ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दिया था, 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे. जैसे कि फर्स्ट केस में फेस वैल्यू वॉज ₹10 एंड द अमाउंट दैट यू हैड पेड वॉज ₹6. सो आपकी लायबिलिटी इज लिमिटेड ओनली अप टू ₹4. केस नंबर 2 में आपकी लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो चुकी है. द कंपनी कैन नॉट कॉल इवन फॉर अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू. केस नंबर 3 में आपकी लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है? ₹5. एंड केस नंबर 4 में
ये 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए ये कंपनी कब बुला सकती है? ये कंपनी कब बुला सकती है? दिस द कंपनी कैन कॉल ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द कंपनीज वाइंडिंग अप. This the company can call either during the lifetime or during the winding up. तो say for example आज कंपनी को कोई नया फैक्ट्री खोलना है, तब ऐसे केस में इट विल नॉट गो फॉर अ लोन और इट विल नॉट इशू डिबेंचर्स. उसको ये पता है कि हर एक मेंबर से मैं 4-4 रुपए बुला सकता हूं. से कंपनी के 10,000 मेंबर्स है, पब्लिक कंपनी के तो लाखों क्या करोड़ों में मेंबर्स हो सकते हैं. हर मेंबर से अगर मैंने 4-4 रुपए भी मंगवा लिए, 4 करोड़ रुपए तो ऐसे ही जमा कर लिए. मोर देन सफिशिएंट टू बिल्ड अ फैक्ट्री. गेटिंग दिस और नो? सो नाउ कंपनी को लग रहा है इट वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस. आज कंपनी एक ही बिजनेस में है, उसको और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, डाइवर्सिफाई करना है. या कंपनी को जैसे कि डीमार्ट है, Initially, DMart had only 1 branch, 4 branches, 10 branches, 84 branches. हाँ है ना? और बहुत सारे ब्रांचेस इंडिया भर में खोलने हैं. इन सारे ब्रांचेस को खोलने के लिए क्या लगेगा? और बहुत ज्यादा पैसा. तो अब ऐसे केस में कंपनी को क्या करना है? बहुत सारे ब्रांचेस खोलने हैं अपने स्टोर्स के. तो वो क्या करेगी? इट विल कॉल फॉर दिस ₹4 फ्रॉम इट्स मेंबर्स. लाइफ टाइम में जब कभी भी कंपनी को लग रहा है कि आज जरूरत महसूस हो रही है, फैक्ट्री खोलनी है, ब्रांचेस खोलने हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना है, रिसर्च में पैसा डालना है, व्हाट इट कैन डू इज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इट कैन कॉल फॉर दिस ₹4. एक्सट्रीम केस में द कंपनी मे ऑल्सो ओके कॉल फॉर दिस unpaid share capital during its winding up. ओके तो वैसे तो लेट मी टेल यू, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है एंड इट इज नॉट इंसॉल्वेंट मतलब क्या? एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो ऑब्वियसली कंपनी ये पैसा बुलाएगी नहीं. क्योंकि अगर कंपनी बुलाएगी वाइंडिंग अप में वापस शेयर होल्डर्स को ही देना है, तो बुलाना ही क्यों है अगर उनको वापस देना है ना? बट कब बुला सकती है? सपोज अ कंपनी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और एसेट्स, एग्जिस्टिंग एसेट्स कम है लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए, देन इट विल कॉल फॉर दिस ₹4 फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट विल पे इट टू द क्रेडिटर्स. अब आप बोलोगे मैम डूबती हुई नैया में ये 4 रुपए मेंबर्स क्यों पैसा डालेंगे? कोई सोच सकता है ना, शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से समझो, क्योंकि ये 4 रुपए इज अ लॉस्ट ₹4, क्योंकि कंपनी तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है, नाउ इट इज बीन वाउंड अप. तो समझने की कोशिश करो, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज कास्ट ऑन यू. जिंदगी भर जब तक आप कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, आप मजे करते रहे, डिविडेंड आ रहा है ले लो, वोटिंग का राइट मिल रहा है वोटिंग कर लो, राइट शेयर ले लो, बोनस शेयर ले लो. आज जब आपकी जिम्मेदारी का समय आता है, आप आपके कदम पीछे नहीं रख सकते हो. देखो आप कौन हो? आप कंपनी के मालिक हो. मालिक पहले दूसरों के बारे में सोचेगा, फिर अपने बारे में सोचेगा. एंड अदरवाइज भी अगर आपको ऐसा नहीं भी सोचना है, लीगली यू आर बाउंड टू पे दिस अमाउंट. वंस द कंपनी मेक्स अ कॉल ऑन द शेयर्स, इट बिकम्स अ डेट ड्यू टुवर्ड्स द कंपनी. तो से आप लोग शेयर होल्डर्स हो और मैं कंपनी की डायरेक्टर हूं. मैंने ये 4 रुपए आप लोगों से मांगे हैं. ओके आप लोगों ने दिया, इसने नहीं दिया. आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम एंड रिकवर दिस ₹4. Okay, it becomes a debt due towards the company. You are legally responsible to pay the amount of the calls made by the company. Company will recover this amount from you and pay it to the creditors. So this it will obviously demand only if the company's assets are falling short. If the assets are sufficient, कभी कभार आप ऐसा भी किसी के मन में सवाल आ सकता है, मैम अगर assets sufficient है तो कंपनी वाइंड अप क्यों हो रही है? हो सकता है ना, अच्छा बिजनेस चल रहा है तो वाइंड अप क्यों हो रही है? से आई वॉज इनटू द मैन्युफैक्चर ऑफ टबैको महाराष्ट्र में, और गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया कि टबैको में डील करना इज नाउ फॉरबिडन इन महाराष्ट्र. आई विल हैव टू क्लोज माई फैक्ट्री. उसका प्लांट तो यहाँ पे ही था कोल्हापुर में. इट इज इन महाराष्ट्र. नाउ आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू शट डाउन माई फैक्ट्री. नाउ आई एम वाइंडिंग अप माई बिजनेस. मेरी एसेट सरप्लस है. So don't call this ₹4.
लाइबिलिटीज रीपे कर दो, जो भी सरप्लस है मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बट ये एक्सट्रीम केस में डिस्कस करूं बिकॉज यू शुड नो ऑल पॉसिबिलिटीज, है ना. सो दिस अमाउंट द कंपनी कैन कॉल ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम or sometimes even during the winding up. If the shares are fully paid up shares, then what will happen? Liability of the members is extinguished. Nothing can be called from these members. और पैसे चाहिए और शेयर्स इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, बैंक के पास जाओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओ, कितने सारे ऑप्शंस हैं. बट ये मेंबर्स से आप एक भी रुपया ज्यादा नहीं डिमांड कर सकते. नेक्स्ट, sometimes a company can also be a guarantee company. Guarantee company के केस में क्या होता है, members की liability is limited up to the extent of guarantee given by the members, and this guaranteed amount is written in the company's memorandum of association. क्या लिखा है मैंने बोला तो memorandum of association. हर एक कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. व्हाट इज एमओए, व्हाट इज एओए, सब कुछ सिखाया जाने वाला है फाउंडेशन लेवल पे ही. बेसिकली मेमोरेंडम में लिखते हो आपको क्या करना है और आप कैसे ये बिजनेस करोगे, इज रिटन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो इसी मेमोरेंडम में एक क्लॉज होता है जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी क्लॉज. आपका ये 11th 12th में हुआ है क्या कॉमर्स में कि नहीं? ओके. एमओए एओए के बारे में कुछ सुना है आपने? एमओए के बारे में थोड़ा सा सुना है ना. ओके. मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कंपनी का नाम और काम. कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या करने वाली है, मेंबर की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है. तो से फॉर एग्जांपल हमारे मेमोरेंडम में लिखा है द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू ₹500. ओके, 500 ऐसा मैंने लिखा है. अगर मैं ये कंपनी की मेंबर हूं, मेरी लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, 500. ओके, सो दिस इज बेसिकली an amount that I have guaranteed. It could be 500, it could be 50, it could be 5,000 also. This will differ from case to case. But अगर 500 लिखा हुआ है, 500 रुपया एक मुझसे नहीं डिमांड किया जा सकता है. मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू ₹500, अप टू ₹. But this guaranteed amount can be called only during the winding up. Okay, this amount can be called only during the winding up. It cannot be called during the lifetime. कहां पे लिखा होता है ये गारंटीड अमाउंट बोलोगे आप लोग? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. मेमोरेंडम के कौन से क्लॉज में? लायबिलिटी क्लॉज में. और जितना अमाउंट गारंटी किया है, से एग्जांपल इट इज ₹500, द कंपनी कैन ओनली डिमांड ₹500, दैट टू ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप इफ रिक्वायर्ड. इफ नॉट रिक्वायर्ड इट विल नॉट कॉल मी. ओके, तो अब आप बोलोगे मैम ये कंपनीज फिर बिजनेस कैसे रन करती है अगर इनका शेयर कैपिटल नहीं है? तो बेसिकली ये कंपनीज जैसे क्लब्स होते हैं, क्लब्स, उनके मेंबरशिप फीस होते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस. तो ये फीस से, सब्सक्रिप्शन फीस से आप क्या करते हो, आप पैसा लेते हो और फिर आप बिजनेस रन करते हो. मोस्ट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो आर गारंटी कंपनीज. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क होती है? थ्रू डोनेशंस. ओके, वो डोनेशन लेते हैं और जरूरतमंद को अपने पर्पस के लिए डोनेट करते हैं. तो उनको वैसे भी वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं लगता है, बिकॉज पीपल वर्किंग ओवर देयर आर वर्किंग फॉर चैरिटी. अगर मैं काम कर रही हूं, आई एम वर्किंग नॉट बिकॉज आई विल गेट सम सैलरी, आई एम वर्किंग बिकॉज आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी. तो उनको सिर्फ मदद करने के लिए मदद चाहिए, तो वो किसी से पैसा लेते हैं और किसी को पैसा देते हैं. तो वो कंपनीज जो होती है यूजुअली आर गारंटी कंपनीज. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सो देखो, यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड
अमाउंट. अप टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? कम ऑन टेल मी गाइस. गारंटीड अमाउंट. पहले वाले केस में इट वाज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. ओके. And the last type of company is an unlimited company. What is an unlimited company? देखो नाम में ही लिखा है unlimited company. 4:30. अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी के केस में जिसे नाम सजेस्ट करता है, liability of the members is unlimited. Liability of the members is unlimited. But let me tell you one thing, though it is saying that the liability is unlimited, it is not actually unlimited. It is not actually unlimited. आपको लग रहा होगा unlimited मतलब मेंबर्स से जब चाहे जितना चाहे हम पैसा मंगवा लेंगे. उस सेंस में इट इज नॉट अनलिमिटेड. देखो ऐसी चीज हो सकती है पार्टनरशिप में कि अगर बिजनेस को कुछ पैसा लग रहा है, पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते जाएंगे जब तक बिजनेस को जरूरत है. से अगर पार्टनरशिप है आप लोगों की, आज और एक नया ब्रांड सेटअप करना है तो पैसा डाला, एक्सपांड करना है और पैसा डाला, रिसर्च करना है और पैसा डाला, डाइवर्सिफाई करना है और पैसा डाला, ऑफिस खरीदना है और पैसा डाला. ये कब होता है? पार्टनरशिप के केस में. अनलिमिटेड कंपनी के केस में अग्रीड मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. But in what sense? Let me tell you. This liability arises only during the winding up. Only during the winding up. Lifetime में members की liability arise होती ही नहीं है. चलो इस बार कंपनी लॉसेस सफर कर रही है, कैपिटल लॉस हो गया तो मेंबर्स से कैपिटल मंगवा लिया. ऐसा नहीं कर सकती है कंपनी. कर सकती है क्या ये कंपनी? नहीं. कल जाके कंपनी को फैक्ट्री खोलनी है, पैसा चाहिए, मेंबर से पैसा आज मांग लिया, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? जब चाहो जितना चाहो मेंबर से पैसा मांगना, क्या इस कैटेगरी के केस में कंपनी मंगवा सकती है? नहीं. तो अनलिमिटेड किस सेंस में? लेट मी टेल यू. वाइंडिंग अप में इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज. एसेट्स, या तो मैं ऐसे लिखती हूं, एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज. मतलब लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है. एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज मतलब देयर इज अ शॉर्टफॉल. जितना शॉर्टफॉल है उतना शॉर्टफॉल आप मेंबर्स से रिकवर कर सकते हो. जितना शॉर्टफॉल है उतना शॉर्टफॉल आप मेंबर्स से रिकवर कर सकते हो. अब ये शॉर्टफॉल की हद एक्ट में डिफाइंड नहीं है. समझ में आ रही है बात? ये शॉर्टफॉल की हद एक्ट में डिफाइंड नहीं है. तो हो सकता है शॉर्टफॉल 1 लाख रुपए का है, से देयर आर 1000 मेंबर्स. हो सकता है शॉर्टफॉल 10 लाख रुपए का है, विच विल बी डिवाइडेड अमंग 1000 मेंबर्स. हो सकता है शॉर्टफॉल 1 करोड़ रुपए का है, विच विल बी डिवाइडेड बाय 1000 मेंबर्स. सो बेसिकली नाउ इफ इट इज 1 lakh rupees, 100 can be called. 10 lakh rupees, 1000 rupees can be called. 1 crore, so 10,000 rupees. ये हद कितनी भी हो सकती है. And that is why we say that the liabilities of the members is unlimited. जितना शॉर्टफॉल हो रहा है उतना आप सारे मेंबर्स से रिकवर कर सकते हो. शॉर्टफॉल कितना होगा दिस वी कैन नॉट से व्हेन द कंपनी इज बीन इनकॉर्पोरेटेड. अब आप बोलोगे मैम ये सेम चीज यहां पे भी तो हो रही है. नहीं बेटा, यहां पे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी समय पे हमने लिख दिया है 500 रुपीज इज द गारंटीड अमाउंट. सो अगर शॉर्टफॉल 10 लाख रुपए का भी हो रहा है या 1 करोड़ का भी हो रहा है, गारंटी कंपनी के केस में वी विल ओनली कॉल फॉर रुपीज 500. यहां पे ऐसी चीज नहीं है. यहां पे इट कुड बी 1000 ऑल्सो, इट कुड बी 10,000 ऑल्सो, इट कुड बी रुपीज 100 ऑल्सो, इट कुड बी रुपीज 10 ऑल्सो. वी डू नॉट नो.
एंड वी कैनॉट से व्हेन द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड कि कंपनी कब वाइंड अप होएगी और वाइंड अप होते वक्त शॉर्टफॉल ही होएगा और शॉर्टफॉल इतने रुपए का ही होगा और इतने मेंबर्स से हमको रिकवर करना पड़ेगा. कितना भी शॉर्टफॉल हो सकता है और ये पूरा शॉर्टफॉल वी आर अलाउड टू रिकवर फ्रॉम द मेंबर्स. And that is why we say that this company is an unlimited company. But real sense में एकदम deep अगर आप देखोगे तो वैसे sense में वो unlimited नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम में कंपनी को अगर जरूरत पड़ रही है वी आर नॉट अलाउड टू इवन आस्क फॉर अ सिंगल रूपी. वैसे सेंस में पार्टनरशिप के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिकॉज अगर बिजनेस में पैसा चाहिए इट इज ओनली द मेंबर्स, बिकॉज पार्टनर्स ही ओनर होते हैं और पार्टनर्स ही मैनेजर होते हैं. वही फर्म होता है और फर्म मतलब ही पार्टनर्स होते हैं. बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं. यस, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू दिस शॉर्टफॉल. दैट इज व्हाई वी से मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट डिफाइंड. बिकॉज देयर इज नो लिमिट डिफाइंड. फर्स्ट और सेकेंड केस में लिमिट इज डिफाइंड. फेस वैल्यू ₹10, आई नो माई लिमिट इज ₹10. सेकेंड केस में आई नो माई लिमिट इज ₹500. बट थर्ड केस में देर इज नो लिमिट डिफाइंड, एंड दैट इज वाई द नेम कम्स टू अनलिमिटेड कंपनी. गेटिंग दिस और नो माई डियर फ्रेंड्स? यस. सो वर्चुअल स्टूडेंट्स, क्या आप लोग सब मेरे साथ हो? स्टॉप चैटिंग यार. कितने चैटिंग करते हो आप लोग? कितने थकते नहीं हो क्या चैटिंग कर करके? मतलब मुझे लगता है 5-6 हजार मैसेजेस आ चुके होंगे पूरे 1-1.5 घंटे में. सो आई ऑल देयर वर्चुअल स्टूडेंट्स? तो चलो, जो भी आज मैंने किया उसे रिवाइज करती हूं और फिर मैं आप लोगों की छुट्टी करवा देती हूं. कंपनीज लिमिटेड, companies on the basis of liability are divided into 3 types. Can you all tell me the 3 types? Limited by shares, limited by guarantee and unlimited company. वापस से बोलो तो, limited by shares, limited by guarantee and unlimited company. अगर आपकी कंपनी limited by shares है, liability is limited up to the extent of unpaid share capital. ये क्या लाइफ टाइम में बुलाया जा सकता है? Yes. क्या वाइंडिंग अप के वक्त भी बुलाया जा सकता? अगर गारंटी कंपनी है, क्या यहां पे भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही है? लिमिटेड अप टू एन एक्सटेंट एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो इट इज डिफाइंड, वी नो द हद, वी नो द लिमिट, बट अनलिमिटेड कंपनी में दैट हद इज नॉट डिफाइंड. ओके, वी विल कॉल whatever the assets are falling short to repay the liabilities. Getting this or no, my dear friends? Yes or no? आ जाइए यहाँ पे. I'll just read it and then I'll call it an off for today. Okay. So company limited by shares. When the liability of the members of a company is limited to the amount of unpaid amount on the shares, then it is a company limited by shares. Okay, this amount may be called to contribute to the extent of the amount which remains unpaid on the share holding, and this amount can be called either during the lifetime or during the winding up. Okay, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, liability is limited up to the extent of the amount as it is specified in the memorandum of association, and this amount can be called only during the winding up. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, सपोज अगर मैं आपको पूछती हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्या आप डिफरेंशिएशन बता पाओगे? Differentiation between a company limited by shares and a company limited by guarantee. Can you all tell me the differentiation? बोलो. वेरी गुड. सबसे पहला डिफरेंस बहुत ऑब्वियस डिफरेंस है, उसकी डेफिनेशन. यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, यहां पे अप टू द गारंटीड अमाउंट. और दूसरा डिफरेंशिएशन,
Yes, you can call this amount either during the lifetime or during the winding up, but इस केस में only during the winding up. हाँ या ना? Yes or no? Yes. But usually institute ऐसे simple questions नहीं पूछता है. Institute पूछता है what are the similarities between the two? Similarities. तो अगर मैं similarities के बारे में देखूं, हाँ, both the cases में member के पास हम liability बुलवा सकते हैं during the winding up. And both the cases में liability is limited, it is defined, which is not in case number 3. So this is a similarity in first and second ना, कि हमें ये पता है it is limited, इस हद तक limited या उस हद तक limited, but it is limited. And both the cases में amount can be called during the winding up. ये मैं लिखवाऊंगी, maybe tomorrow I will make you all write down this point. Okay? क्या हुआ? हर्षद सर चैटिंग कर रहे हैं क्या? ओके. हेलो हर्षद, हाउ आर यू? आई डोंट नो वेदर ही इज ऑनलाइन और नो. फेक हर्षद सर है या रियल हर्षद सर है ना? ऐसे लग रहा है मुझे भी. बच्चों को कितना टाइम है यार ये सब करने के लिए. अनलिमिटेड कंपनी, व्हाट इज एन अनलिमिटेड कंपनी? अनलिमिटेड कंपनी में सो it is a company wherein there is no limit that is defined on the liability of the members. So it is not having any limit on the liability of the members. Okay? And this amount also can be called only during the winding up. और कितना amount? Only the amount wherein the assets are falling short to repay the liabilities. So देखो, the liability of, अरे पूरा highlight हो गया. ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटीज, बट ही वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर मेंबर्स. तो उतना ही अमाउंट आप ले सकते हो जितना जरूरी है कंपनी के डेट और लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए. उससे ज्यादा आप पैसा नहीं बुलवा सकते. सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. कौन से 3 टाइप से बोलो तो? On the basis of liability, companies are divided into 3 types. Which 3 types? Limited by shares, limited by guarantee, and unlimited company. हाँ या ना? मैं चाहूंगी आज ये कॉन्सेप्ट आप एक रीड कर लो घर पे जाके वापस से. And you all know, you all also have one more homework, and that is today you have to learn and write down the features of a company. Okay? So this is going to be all for today. Thank you very much. What about tomorrow? You all have the other classes? कल सैटरडे है क्या? ओके. सो अबाउट टुमारो आई विल टेल अंकिता मैम, शी विल बी अनाउंसिंग अबाउट माई क्लास इन हर क्लास. ठीक है? थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, सी यू.